चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन से। If velocity of a particle changes with time, कैसे? तो v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। और एट इनिशियली एट इनिशियली पार्टिकल इज एट ऑरिजिन पर है। फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड। निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। क्या दिया हुआ है? पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज कर रहा है टाइम के साथ, और ऑरिजिन यानी कि इनिशियली पार्टिकल ऑरिजिन पर है। आपसे पूछ रहा है कि पोजीशन बताइए 1 सेकेंड के बाद क्या हो। कर सकते हैं? करिए, 2 मिनट समय देते हैं। या आप लिमिटिंग वैल्यू ना दें तो भी चलेगा, बात वही है। dx का इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू टी क्यू बाई 3 प्लस सी। तो एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 0। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? x इज इक्वल टू टी क्यू बाई 3। हमें कितने पे चेक करना है? पोजीशन बताना है t बराबर 1 सेकेंड पर, तो बराबर 1 क्यू बाई 3, x इक्वल टू 1/3 मीटर होगा ये। और यदि हमसे यही पूछ दे कि x बराबर t बराबर 4 सेकेंड पे पता करना है, तो t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू टी क्यू बाई 3, तो x इज इक्वल टू 4 16 4 जा 64, तो यहां x इज इक्वल टू 64/3 मीटर पर सेकेंड, मीटर। ये आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वेलोसिटी चेंजेस विथ x, यानी कि इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस विथ पोजीशन v इज इक्वल टू 1/x, मतलब पोजीशन के साथ चेंज कर रहा है। और इनिशियली, फिर इसमें भी वही काम है कि इनिशियली पार्टिकल is at origin. Find the position after 2 सेकेंड। इसको लिख लीजिए, जिन्होंने नहीं लिखा है उस क्वेश्चन को करिए।
सी क्या हो जाएगा? हमें कितने पे चाहिए? आफ्टर 2 सेकेंड। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2t, तो x इज इक्वल टू रूट अंडर 2t, तो x इज इक्वल टू रूट अंडर 2 इज इक्वल टू 2 मीटर। आंसर आएगा। हो गया सर? आ रहा था? सॉल्व हो गया था? चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ ए particle changes with time with relation a is equal to t square, सॉरी टी क्यू इज इक्वल टू टी क्यू। उसके बाद कह रहा है कि इनिशियली पार्टिकल इज एट origin and in rest position फाइंड करना है पोजीशन, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड। कर सकते हैं? c बराबर 0 होगा तो v बराबर आएगा t पे पावर 4/4। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हमको पता करना है कि पार्टिकल का पोजीशन 1 सेकेंड, तो ये वेलोसिटी निकल रहा है, पोजीशन तो निकला नहीं। v बराबर t पे पावर 4/4 आया। अब हमको निकालना क्या है? पोजीशन। फिर से एक बार उसको इंटीग्रेट करेंगे। समझ में कुछ आ रहा है? बोलिए। तो एक क्वेश्चन ये बनाइए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इफ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल
changes with time. A is equal to 3t square. Initially, particle is at origin in rest position. Find the position of particle after 2 सेकेंड. करिए तो सॉल्व इसे. सेम ऐसा ही क्वेश्चन है. सॉल्व कीजिए. आ रहा है ये. सॉल्व हो रहा है. चलिए. ग्राफिकल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. हेयरिंग दीजिए. देखिए क्या हो रहा है यहां पर. फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं ये फर्स्ट. देखिए यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कुछ इस तरह का ग्राफ हम लोग ने देखा था पहले. ठीक है. मान लीजिए पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज कर रहा है और कांस्टेंट, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी जो चेंज कर रहा है वो कांस्टेंट रेट से कर रहा है या फिर चेंजेस है, उसमें कुछ चेंजेस है. ठीक है. अब ये टाइम को ध्यान से देखिए, अभी ये इंपॉर्टेंट है, आगे काम देगा आपको. यहां पे टाइम आप t1 मान लेंगे और इस पोजीशन के लिए हम मान लेते हैं ये टाइम t2 है. ठीक है. तो हमारे पास ये जो एरिया आ रहा है, ये शेडेड एरिया, ये एरिया हमको निकालना होगा. किस चीज से? हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन प्रोसेस फॉलो करेंगे. तो मान लेंगे कि हम t टाइम पर ये लाइन, तो ये t1 है और यहां से ये दूरी को हम t मान लेते हैं.
ठीक, और छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप लिए हैं, तो ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस dt कहलाएगा, और ये dt जो टाइम है उसका एरिया, ये स्ट्रिप का एरिया, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग यहां जो होगा दैट इज v, यहां के इसके करस्पॉन्डिंग v1 होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग यहां लेंगे तो ये v2 होगा, ठीक। तो v जो है इन दोनों के बीच में, जैसे यहां पर जो t है, t t1 t2 के बीच में है। अब ये जो स्मॉल एरिया है, स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप एरिया कह लीजिए, स्ट्रिप एरिया क्या होगा, dA होगा, और dA इज इक्वल टू क्या होगा, v इंटू डी टी होगा, ठीक है, ये हमें मिलेगा। अब आप ये समझिए कि v इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt, दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू क्या होगा, v dt। तो आप ये समझ लीजिए कि dA जो रिप्रेजेंट करेगा वो बेसिकली क्या करेगा, dx, यानी कि स्मॉल चेंज इन एरिया विल रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज इन पोजीशन, ठीक है। तो यहां लिखेंगे वेरी स्मॉल चेंज in area will represent very small change in position, very small change in position। और साथ ही साथ हम एक चीज और लिख सकते हैं यहां पर कि एरिया अंडर द VT ग्राफ gives change in position और डिस्प्लेसमेंट। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम ड्यूरेशन T1 टू T2, T1 से T2 के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो हम यहां से देख सकते हैं। तो अब जैसे स्मॉल एरिया जो यहां लिए हुए हैं, तो dA इज इक्वल टू आ गया v dt। अब यदि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान से देखें, यहां ऑपरेटर कौन है, t है, तो t स्टार्ट होगा T1 से। जब टाइम T1 था तो एरिया कितना था, इसको ध्यान से देखिए, ये सेडेड एरिया ले रहे हैं हम लोग। जब टाइम T1 था तो एरिया तो कोई कवर ही नहीं हुआ, जब आगे बढ़ेगा तब ना एरिया कवर होगा, ठीक है। तो इनिशियली एरिया जब टाइम T1 था तो एरिया 0 था, और जब टाइम T2 होगा तो टोटल एरिया ले लेंगे हम इसको, ठीक है। यहां लिमिटिंग वैल्यू लगा रहे हैं, और ये होगा T2। तो यहां पर dA, तो dA क्या आया, A आया। अब यहां पुट करेंगे लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट A तक, और इक्वल टू यहां पर v dt है। तो हमको एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो कि टाइम और वेलोसिटी के साथ हो। तो जैसे ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट करेगा v इज फंक्शन ऑफ t। तो जैसे हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे थे कि v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, या कहीं पर v बराबर 2t स्क्वायर 2t क्यू आया था। तो वो जो v का वैल्यू था किसके टर्म में था, t के टर्म में। तो जैसे यहाँ t चेंज करेगा, v चेंज करेगा, तो हमको ये ग्राफ मिलेगा। तो वही वैल्यू, वही रिलेशन हम यहां पुट करेंगे, और पुट करके हम यहां पर v की जगह पर टी स्क्वायर पुट करेंगे। मान लीजिए सपोज टी स्क्वायर पुट करेंगे तो यहां टी स्क्वायर इंटू डी टी, इसका मतलब इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा, टी क्यू बाई 3। और यदि यहां मान लीजिए 3t क्यू रहता तो यहां पर 3t क्यू पुट करते, 3 बाहर होता, t पे पावर 4/4 हो जाता। उसके अकॉर्डिंग हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहां पर इंटीग्रेशन v dt t1 से t2 तक, हम इतना ही पे रिलीज कर रहे हैं इसको, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt t1 t2। ये आपका फाइनल रिजल्ट बताएगा। इसका मतलब है कि ये जो फाइनल वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, ये डेल्टा x के बराबर होगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि dA जब एरिया ले रहे हैं तो चेंज इन पोजीशन बहुत छोटा हो रहा है, जो कि स्मॉल चेंज इन पोजीशन से हमको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। लेकिन जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम कहां से कहां लेंगे, T1 से T2 तक। तो ये सिग्निफिकेंट चेंज है, स्मॉल चेंज नहीं है, स्मॉल चेंज ये है।
लेकिन ये सिग्निफिकेंट चेंज है। तो सिग्निफिकेंट चेंज जब टाइम का लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया निकलेगा वो रिप्रेजेंट करेगा सिग्निफिकेंट चेंज इन पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो सिग्निफिकेंट चेंज इन पोजीशन को हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज होता है तो हम उसको डीएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीग्रेशन से पहले वो छोटा डीएक्स होगा, लेकिन इंटीग्रेशन के बाद वो कंप्लीट एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट बनेगा, जो हम यहां पर लिखे भी हैं। ठीक है, तो यहां पर ये समझ लेना है कि स्मॉल जो चेंज होगा, स्मॉल वेरी स्मॉल चेंज के कारण टाइम में, तो हमको छोटा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा जिसको हम डीएक्स बोलेंगे। लेकिन जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको बड़ा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा जिसको हम डेल्टा एक्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर मान लीजिए कोई पोजीशन होगा, यहां पोजीशन मान लीजिए 2 मीटर है और यहां पोजीशन आया सपोज 6 मीटर, तो 6 माइनस 2 जो मिलेगा हमको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। समझ गए? और ये आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे दे देता है, नीट वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है। बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स एग्जाम होते थे पहले, आप लोगों को पता है स्टेट्स का अपना अपना एग्जाम होता था पहले, तो उसमें पूछता था, जैसे बिहार का माइंड का एग्जाम हुआ, उसमें बिहार में जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसके लिए अलग से एग्जाम होता था। यूपी में अलग है, महाराष्ट्र में अलग, कर्नाटक में अलग, कर्नाटक में आज भी होता है, कॉमेट के बोलते हैं उसको। तो अलग अलग एग्जाम के अलग अलग उसके एग्जामिनेशंस होते थे अलग अलग कॉलेजेस के लिए, लेकिन अब जेईई मेंस के थ्रू सबका हो रहा है एक साथ। जैसे सीयूटी, सीयूटी के नाम सुने? सीयूटी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप इंडिया के जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उसमें रैंकिंग होगा, यदि आपका अच्छा मार्क्स होगा तो टॉप यूनिवर्सिटीज मिलेंगे, और यदि मार्क्स कम आएगा तो जो एवरेज यूनिवर्सिटीज है वो मिलेगी। सेम उसी तरह जैसे जेईई मेंस में होता है। इसलिए अभी के समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, कोई भी फील्ड में, आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा, तब कॉलेज मिलेंगे। समझ गए? तो उसके लिए आपको यह ध्यान में रखना है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन उससे एग्जाम में पूछ देता है, जेईई मेंस में नहीं पूछेगा, नीट में पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन में, अगला टॉपिक में आते हैं हम लोग। चलिए देखिए, अगला सेकंड है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, हाँ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन होगा और एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन होगा। सपोज करें ग्राफ भी ऐसा ही कुछ है, तो यहां एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ठीक, और कभी कभी कांस्टेंट भी रहता है, तो यहां के करस्पॉन्डिंग हम ये टाइम t1 ले और फिर यहां के करस्पॉन्डिंग टाइम t2 ले रहे हैं। ठीक है, यहां पर ये जो होगा a इज फंक्शन ऑफ t होगा। ठीक है, a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, सपोज लेट मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। अब हमको यहां पर एलिमेंटल स्ट्रिप लेना, क्योंकि ये एरिया पता करना है, तो यहां t1 और t2, यहां से एलिमेंटल स्ट्रिप हम एक ले रहे हैं। तो यहां ये जो शेडेड एरिया होगा, यहां से ये t लेंथ पर आएगा, t टाइम पर, और ये जो इंटरवल है ये dt होगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर a आएगा, यहां पर a1, और इसके करस्पॉन्डिंग यहां a2। तो a1 a2 के बीच में a है और t1 t2 के बीच में t है, और ये इंटरवल सेम उसी तरह, तो इसमें लिखेंगे स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप एरिया, एरिया जिसको हम लोग डीए से डिनोट करते हैं। तो यहां डीए बराबर क्या होगा, डीए बराबर होगा dt इंटू ए, यानी a इंटू dt होगा, और a इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। दिस इंप्लाइज dv इज इक्वल टू क्या आएगा, a dt। तो इसका मतलब है कि एरिया स्मॉल एलिमेंटल एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव क्या देगा बताइए, गिव चेंज इन वेलोसिटी, चेंज, या फिर कह लीजिए गिव स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, वेरी स्मॉल
चेंज इन वेलोसिटी, ठीक, जिसको हम लोग क्या से डिनोट कर रहे हैं, डीवी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां डी ए इज इक्वल टू क्या आया, ए डी टी है। तो इस रिलेशन को फॉलो करें तो यहां पर क्या लिख देंगे, डीवी। तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन डी ए बराबर इंटीग्रेशन ए डी टी, ठीक। अब लिमिटिंग वैल्यू देखिए, यहां भी ऑपरेटर फिर से कौन है, टाइम है। तो टाइम है तो यहां पर लिमिटिंग वैल्यू T1, जब लिमिटिंग वैल्यू T1 है तो एरिया क्या होगा, 0। और जब वो T1 से T2 हो गया तो एरिया A हो गया। तो इंटीग्रेशन के बाद A आएगा, लिमिटिंग वैल्यू 0 से A पुट करेंगे। और यहां पर फिर से देखिए A का किसके साथ रिलेशन है, T के साथ। तो यहां फिर T के टर्म में हम वहां पुट करेंगे, T का जो इंटीग्रेशन होगा dt के टर्म में होगा। और इंटीग्रेट करने के बाद पूरा वैल्यू आएगा, और वो पूरा वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहां पर रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वेलोसिटी। जैसे स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी यहां रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन यहां पर चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में छोटा सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा था स्मॉल चेंज इन पोजीशन, तो उसी तरह यहां स्मॉल एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। जब इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा इंटरवल ले लेंगे यहां से T1 से पूरा T2, तो ये पूरा का पूरा शेडेड एरिया आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा शेडेड जो एरिया आएगा, ये एरिया पूरा का पूरा होगा A इंटू डी टी का इंटीग्रेशन पूरा। तो ये पूरा का पूरा A बराबर इंटीग्रेशन A डी टी होगा, कहां से कहां, T1 से T2 तक। यदि T1 शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा तो T1 इधर से लेंगे, और ये A डी टी T1 से T2, और यही क्या बनेगा, डेल्टा V। डेल्टा V को ही हम क्या बोलते हैं, V2 माइनस V1। वेलोसिटी एट पॉइंट एट टाइम T2 तो V2 होगा, वेलोसिटी एट पॉइंट T1 V1 होगा। तो इसलिए चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। तो फाइनल ये, इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A डी टी T1 टू T2 बराबर V एट T2 माइनस V एट T1। ऐसा लिख सकते हैं हम। समझ पा रहे हैं इस बात को, क्लियर है ये। V2 फाइनल वेलोसिटी, V T2 क्यों कह रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी किस पोजीशन पे, किस टाइम पर, T2 पर। और ये वेलोसिटी है कब, T1 टाइम पर। इसी को V2 माइनस V1 कर रहे थे हम लोग। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A डी टी T1 T2 बराबर V2 माइनस V1। और इसमें हम लास्ट में क्या लिख पाएंगे, लिखेंगे एरिया, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ gives change in velocity for the time interval T1 to T2। लिखिए इसको, फोर्स टाइम ग्राफ, टाइम और y एक्सिस पर फोर्स है, ठीक। फोर्स चेंज कर सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, हो सकता है, बोलिए। फोर्स कांस्टेंट भी रह सकता है और चेंज भी कर सकता है। कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें फोर्स कांस्टेंट हो, डे टू डे लाइफ में कोई ऐसा एग्जांपल है आपके पास जिसमें बॉडी पर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट है? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है। मान लीजिए सपोज करें पेन को ऊपर फेंके फिर नीचे आ गया, तो यहां पर फोर्स कहां मैक्सिमम है, कहां पर कम होगा, या सब जगह बराबर होगा, बोले। हाँ, तो कहां मैक्सिमम होगा, नाइन्थ क्लास में पढ़े हैं ना आप लोग, फोर्स के बारे में पढ़े हैं, हिंदी मीडियम में कोई पढ़े हैं?
हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट सीधे शुरू करेगा, बल वो भौतिक कारण है जो किसी व्यक्ति पर लगता है, लगने की चेष्टा करता है, पर शुरू हो जाता है, वो रुकता ही नहीं, वो मतलब रुक जाओ नहीं, इतना रटने के बाद बोलेंगे, रुकेंगे तभी बोलेंगे सर। कौन? अच्छा छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। बताइए, यदि पेन ऊपर को, कोई पेन को हम ऊपर फेंके, पेन ऊपर गया फिर रिटर्न बैक होकर नीचे आया, तो इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है? हाँ, तो वेरी कर रहा है तो मैक्सिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा? अच्छा, इसमें फोर्स क्या लग रहा है? फोर्स जो एफ है वो किसके बराबर होगा, क्या होगा वो फोर्स? आज तक जीवन में आपने कितने तरह के फोर्सेस को जाना है, पढ़ा है कितने तरह के फोर्सेस को? बोलिए, जितना भी पढ़ा होगा बताइए। देखिए यहां पर, यहां टाइम t1, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहां जो फोर्स मिलेगा दैट इज F1। अब आपको वो छोटा सा एग्जांपल रह गया था वो बता देते हैं। देखिए, बॉडी बॉडी कहीं भी मोशन करे, थ्रू आउट मोशन बॉडी पर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट होगा, और वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। मतलब बॉडी पर, बॉडी का मास, जैसे हम लोग कभी वेइंग मशीन पर कभी गए हैं, वजन ना पाए हैं आप? कभी कहीं डॉक्टर या फिर कहीं आप क्लिनिक में जाइएगा तो वहां रहता है, आप उस पर खड़े होते हैं तो वेट मेजर करता है, तो वेट मेजर कर कैसे लेता है वो? तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ग्राउंड अपनी ओर खींच रहा है, जिस फोर्स के कारण बॉडी को, उसका मास और इंटू जी। ठीक है, मेरा मास मान लीजिए कि सपोज करें 80 केजी है, तो 80 केजी जो है मेरा मास, कैसे निकल के आ रहा है, वो कैसे मेजर करके बता रहा है कि 80 केजी मास है आपका? तो वेट डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू वेट होता है, और वेट बराबर होता है एम इंटू जी। जी का वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि अलग अलग मासेस का वेट अलग अलग होगा। ठीक है, यदि कोई छोटा बच्चा है जिसका मास 20 केजी है, वो उस पर चढ़ेगा तो 20 केजी दिखाएगा उसको। जी तो सबके लिए कांस्टेंट है, उसमें स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, तो वो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, हम आगे बताएंगे आपको। जी सबके लिए कांस्टेंट है, मास चेंज होगा वही मास वो दिखाएगा। ठीक है, जितने वेट से हम उस वेइंग मशीन को दबाएंगे उतना ही वो दिखाएगा। यदि आप उस पर इंसान को छोड़िए, एक बोरा रख दीजिए, बोरे का जितना वजन होगा वो दिखाएगा उसमें। जो आप सब्जी वगैरह लेने जाएंगे या फिर कहीं पर जो अनाज वगैरह का दुकान होता है, वहां पर वो वेइंग मशीन होता है, उस पर अनाज वो रखता है और वो वेइंग करके दिखाता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि वो मना कर देगा आप चढ़ेंगे तो, कि नहीं हम सिर्फ इंसान का वजन, वहां से पर्ची निकल के थोड़ी ना आएगा कि हम इंसान का सिर्फ वजन लेते हैं। उसका उसका एआई इतना मजबूत नहीं हुआ है, हो सकता है। तो कहने का मतलब, मास चेंज करेगा तो वेट चेंज करेगा, मास बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा। कोई ऐसा बॉडी जिसका मास 2 केजी है तो उसका वेट भी कम होगा, होगा ना? मास और वेट में अंतर है। बहुत सारे स्टूडेंट, 95% स्टूडेंट, 99% स्टूडेंट यही मानते हैं कि वेट मतलब मास होता है। मास अलग चीज है और वेट अलग चीज है। मास किसी बॉडी का जो होता है वो, मतलब आप ऐसा समझिए कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइंड कैसे हैं, और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। लेकिन वेट जो है वो फोर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। मास इंटू जी, ये फोर्स बन गया, जिस फोर्स के कारण अर्थ किसी बॉडी को अपनी ओर खींच रहा है, वो मैग्नीट्यूड। तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड, यानी वेट का जो यूनिट होगा वो फोर्स होगा, मतलब न्यूटन होगा, और मास का जो यूनिट होगा वो केजी होगा। ठीक है, तो यहां थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये सिचुएशन में क्या हो रहा है, टाइम के साथ बॉडी का मास, बॉडी पर लगने वाला फोर्स बढ़ रहा है। तो यहां F1 T1 टाइम पर और T2 टाइम पर यदि हम देखेंगे तो यहां T2 टाइम पर F2 हो गया। सेम वैसा ही कुछ करेंगे हम लोग यहां। तो एलिमेंटल स्ट्रिप ले रहे हैं, तो एक एलिमेंटल स्ट्रिप हम ले रहे हैं T टाइम पर, यहां से T टाइम पर, तो ये जो थिकनेस होगा, ये थिकनेस भी क्या बन जाएगा, dt, और यहां से इसके करस्पॉन्डिंग यहां फोर्स होगा। तो अब हम यहां पर ये देखना चाहते हैं, स्मॉल एलिमेंटल चेंज या स्मॉल एलिमेंटल एरिया, एरिया डी इज इक्वल टू क्या होगा, यहां एफ इंटू डी टी होगा। अच्छा, हमको पता है एफ बराबर क्या होता है, डीपी अपॉन डी टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। और जब हम इक्वेट कर देते हैं तो एफ बराबर डीपी अपॉन डी होता है। तो यहां से डीपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डी टी आएगा, और यही एफ डी टी यानी कि डीए क्या बताएगा, डीपी बताएगा। ठीक है, तो स्मॉल चेंज इन एरिया
area of FT graph gives very very small change in momentum. ठीक है, वेरी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम यानी कि डीपी। अब यहां पर डीए, तो अब डीए इज इक्वल टू क्या है, डीपी यानी कि एफ डी टी। इंटीग्रेशन यूज करें, यहां भी ऑपरेटर कौन है, टी है। तो टाइम जब T1 था तो एरिया क्या था उसका, 0, और जब टाइम T2 हो गया तो एरिया ए हो गया, और यही हमारा क्या बन गया, अब यहां पर डेल्टा पी बनेगा। ठीक है, तो यहां ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी, T1 T2, और ये आ गया P2 माइनस P1। अब यहां ध्यान देना है कि यहां पर भी टाइम का रिलेशन आएगा, f इज फंक्शन ऑफ t, तो यहां एफ बराबर 3t स्क्वायर मान लेते हैं, ऐसा कुछ रिलेशन आएगा, यही वैल्यू वहां पुट करके हम निकाल सकते हैं, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ। तो इसमें हम कह सकते हैं क्या, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ gives change in momentum। लिखिए इसको, एक लास्ट बच गया है, उसको खत्म करते हैं, जल्दी से लिखिए। तो चलिए चलो देखिए, यहां पर 2 मिनट लास्ट है, ये खत्म होने के बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। एक्सेलेरेशन पोजीशन ग्राफ, यानी कि y एक्सिस पर एक्सेलेरेशन होगा और x एक्सिस पर पोजीशन होगा। तो देखिए 2 मिनट, उसके बाद आराम से आप समय मिलेगा, आप उतार लीजिएगा। x हो गया पोजीशन, पार्टिकल का पोजीशन हो गया ये, और y एक्सिस पर हमें मिलेगा एक्सेलरेशन, और ये a हो गया। याद कीजिएगा a जो है, a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx, एक रिलेशन था जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के साथ या पोजीशन के साथ रिलेट होता था। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी सिमिलर टाइप का मान लीजिए हम ग्राफ लेते हैं, स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब यहां पर ये जो ग्राफ है, यहां ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ x, यानी x के चेंज होने से एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो a बराबर मान लेते हैं 2x स्क्वायर, लेट मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। अब यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग यहां x1 है, तो एक्सेलरेशन यहां a1 है, ठीक। और इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो यहां a2 एक्सेलरेशन x2 है पोजीशन, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन यहां जो आ रहा है ये a2 आ रहा है। हम एलिमेंटल स्ट्रिप ले रहे हैं, फिर से छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप, एग्जैक्ट उसी टाइप का हम लोग लेंगे जो पहले हम लोग लेते आए। यहां से x दूरी पे लेना है, और ये थिकनेस कितना होगा, dx होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग यहां हमको मिलेगा a। तो ये जो एरिया है स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप, जिसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप, ठीक है। एलिमेंटल स्ट्रिप एरिया कितना आएगा, dA, और dA बराबर क्या होगा, a dx होगा, ठीक, a dx। अब हम यहां पता करते हैं, a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx, तो ये इधर आ जाएगा, तो v dv इज इक्वल टू a dx बराबर dA होगा, ठीक। तो स्मॉल एलिमेंटल एरिया जो है a dx, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल एलिमेंटल एरिया गिव्स v इंटू dv। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ एक कंक्लूजन पॉइंट आएगा, ध्यान से देखेंगे उसको। तो यहां पर dA इज इक्वल टू a dt dx आया, दैट इज इक्वल टू v dv आया। अब इंटीग्रेशन दोनों साइड यूज करेंगे, x का ऑपरेशन है यहां पर, x ऑपरेट करेगा, तो जब हम x1 लिए, x इज इक्वल टू x1 लिए, तो एरिया कितना था, 0, और जब वो x1 से x2 हो गया
तो एरिया ए हो गया। तो यहां ए लिमिटिंग वैल्यू 0 से ए बराबर इंटीग्रेशन ए डीएक्स, और यहां x1 से x2, यही निकल के हमको क्या देगा v। अब यहां पर इसको इंटीग्रेट करेंगे, आगे देख के करेंगे हम लोग इसको। तो यहां पर जो इंटीग्रेशन है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dv लेंगे। जब उसका पोजीशन x1 है तो वहां पर वेलोसिटी v1 होगा, और जब उसका पोजीशन x2 हो गया तो वेलोसिटी v2 होगा। अब यहां पर देखिए v dv, तो v का इंटीग्रेशन यानी कि यहां पर v पे पावर कितना है 1, तो 1। अब यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 + 1 यानी कि v पे पावर 2/2 हो जाएगा। लोअर लिमिट v1 अपर लिमिट v2, और यहां पर ऑपरेशन किसका होगा a का x के टर्म में, क्योंकि यहां पर देखिए a x के टर्म में दिया हुआ है। तो यहां पर ऑपरेशन जब होगा तो यहां पर जो भी x का वैल्यू आएगा टर्म a का x के टर्म में आएगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां फाइनली a बराबर यदि हम लिखना चाहें इंटीग्रेशन a dx x1 से x2। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखिए v²/2 अप लोअर लिमिट v1 अपर लिमिट v2। तो यहां से a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dx x1 x2, और यहां पुट करेंगे 1/2 अपर लिमिट v2² माइनस v1², ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर टोटल एरिया A बराबर इंटीग्रेशन A dx x1 से x2 बराबर क्या आ गया v2² माइनस v1²/2। ये फाइनल रिजल्ट होगा उसका। समझ पा रहे हैं ये बात? इसका मतलब एरिया अंडर AT ग्राफ क्या देगा v2², एरिया अंडर AX ग्राफ क्या देगा v2² माइनस v1²/2 देगा। इसको एक और तरीके लिख सकते हैं, a² माइनस b² का क्या रिलेशन आता है a + b × a - b। तो यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं v1 + v2 × v2 - v1/2, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन हो गया। ये अर्थमेटिक मीन है वेलोसिटी का। अर्थमेटिक मीन मतलब हम सीधे सीधे उसका एवरेज निकाल लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, उसका अर्थमेटिक एवरेज वेलोसिटी आ गया ये। इसको हम यहां पे लिख सकते हैं v एवरेज × v2 - v1। ठीक है, अर्थमेटिक मीन से आप देखेंगे यदि दो वेलोसिटी है v1 और v2 है, उसका एवरेज निकालना हो तो v1 + v2/2 कर देंगे। यदि तीन वेलोसिटी है तो v1 + v2 + v3/3 करेंगे, उस तरह से निकाल सकते हैं, और यही a निकल के आएगा फाइनल वैल्यू। ध्यान में रखना है, लिख लीजिए इसको। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया है मैथमेटिकल फिजिक्स। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ध्यान में रखना है स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगा। 2-3 टर्म्स ऐसे हैं जहां पर दिक्कत ज्यादा आएगी आपको। एक तो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, और एक आएगा जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी थोड़ा देखेंगे तब, बाकी सब बन जाएंगे। ठीक है।